नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप का सीरीज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम इस तरीके से समझेंगे जैसे हम एक स्टोरी सुन रहे हैं। मैंने एक स्टोरी लिखी है, उसको ध्यान से सुनना। ये सारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जताती है, दिखाती है। ठीक है, एक बार सिलेबस को पढ़ लो, ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, जैसे आप सिलेबस के पार्ट को पढ़ोगे इस वाले को और अपने सिलेबस से मैच करोगे तो देखोगे अरे वाह, ये तो दोनों सेम है, क्योंकि वहीं से कॉपी पेस्ट किया है ये। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री की दुनिया का एक ऐसा चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिसमें आइडियाज़ ने रजवाड़ों को हिला दिया, जिसमें एक पूरी समाज ने अपने राजा से सवाल पूछना शुरू किया और जिसमें एक धमाका हुआ जिसे आज हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन इस रिवॉल्यूशन की कहानी अचानक नहीं शुरू होती, इसके बीज पहले से ही ज़मीन में पड़े थे। जैसे इनलाइटनमेंट के आइडियाज़ और फ्रांस की पुरानी सरकार यानी एंशियन रिजीम के अंदर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस। आज इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल करेंगे 18th सेंचुरी फ्रांस में। सेंचुरी फ्रांस, जहाँ सब कुछ ऊपर से चमक रहा था लेकिन अंदर सब कुछ टूट रहा था। सबसे पहले सोचिए, एक शानदार महल। वो महल है वर्साइल्स का। लंबे कॉरिडोर्स, सुंदर फाउंटेन, हजारों लोग राजा और रानी की सेवा में। फ्रांस दिखने में एक सुपर पावर लगता था, लेकिन ये चमक के पीछे एक सच छुपा था। फ्रांस सेवेंटीज का, 1700s फ्रांस। फ्रांस 1700s के अंत तक, 1700 के अंत तक इकोनॉमिक क्राइसिस की एज पर खड़ा था। टैक्सेस भर भर के लोग थक चुके थे, फसल कम हो रही थी और सरकार कर्ज में डूबी हुई थी। और इस सब के बीच कुछ लोग यूरोप भर में नए नए आइडियाज़, नए क्वेश्चंस, नए ड्रीम्स लेकर उठ रहे थे। ये थे एनलाइटनमेंट थिंकर्स। एनलाइटनमेंट को हम आइडियाज़ की आंधी तूफान भी कह सकते हैं। इमेजिन करो, यूरोप में फिलोसफर्स बैठे हैं और बैठकर यह सोच रहे हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, राजा की पावर की लिमिट क्या होनी चाहिए और क्या एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी, अपनी गवर्नमेंट, अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकता। वोल्टेयर, रोसियो, मोंटेस्क्यू जैसे थिंकर ने एक नया इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम क्रिएट किया। वोल्टेयर वोल्टेयर ने चर्च और सुपरस्टिशन को चैलेंज किया। रोसियो में भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन चेंज हो। रोसियो रोसियो ने बोला कि राजा लोगों का मालिक नहीं बल्कि उनका रिप्रेजेंटेटिव है। और
मॉन्टेस्क्यू ने पावर को डिवाइड करने का आइडिया दिया। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये सब आइडियाज़ फ्रांस के एजुकेटेड लोगों तक पहुंच रहे थे। कॉफ़ी हाउसेस, सैलॉन्स, लाइब्रेरी, हर जगह एक गर्म डिबेट चल रही थी। आखिर हम क्यों इतना सफ़र करें? आखिर हम ही क्यों? ये सवाल लोगों के दिमाग, जहन में घर करता जा रहा था। यह जो सोच थी, यह सिर्फ स्कॉलर्स तक लिमिटेड नहीं रही। ट्रेडिंग क्लास यानी बुर्जुआस, जिनकी वेल्थ बढ़ रही थी, वो भी अपनी पॉलिटिकल पावर चाहते थे। उन्हें लगता था कि फ्रांस की पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको हम एंशियंट regime के नाम से जानते हैं, उन्हें रोक रहा है। फ्रांस का पूरा सिस्टम 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबल, थर्ड स्टेट जिसमें आम लोग, मर्चेंट्स, पीजेंट्स सब शामिल थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कॉमन मैन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी, पर सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी वही देते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स फ्री लग्जरियस लाइफ इंजॉय करते थे। यहाँ से रिसेंटमेंट बढ़ने लगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा था, सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा था, उसको ही सरकार में सबसे कम पावर मिलती थी। यह अरेंजमेंट लंबे समय से चल रहा था, लेकिन एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ ने लोगों के दिमाग में एक शोला जला दिया। हम क्यों बर्दाश्त करें? जैसे जैसे 18th सेंचुरी का एंड आया, फ्रांस की इकोनॉमी टूटने लगी। फ्रांस ने अमेरिका की इंडिपेंडेंस वॉर में मदद की थी, जिसके जिससे उनका ट्रेजरी ऑलमोस्ट खाली हो गया था। कर्ज के पहाड़ खड़े हो गए थे। फाइनेंस मिनिस्टर बार बार राजा को बताते कि अगर टैक्स सब पर इक्वली नहीं लगाए गए तो फ्रांस कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन नोबल्स किसी भी कॉस्ट पर टैक्स नहीं भरना चाहते थे। इस बीच 1780s 1780s में क्लाइमेट डिजास्टर भी आ गया। बर्फ पड़ी, फसल बर्बाद हो गई, रोटी की कीमत एकदम बढ़ गई, लोग भूखे मरने लगे। पेरिस के स्ट्रीट्स में लोग कहते सुनाई देते, रोटी दे दो, हमें जीने दो। जैसे आप सभी को पता है, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो थोड़ा वैसा नहीं कि ऐसा ही हिंदी में बोलते थे, रोटी दे दो हमें जीने दो। थोड़ा सा अपनी भाषा में बोलते थे, जैसे वो बोला करते थे। एनीवेज, लुई 16 जो कि राजा था, लुई 16 की लीडरशिप वीक थी। वो अच्छा इंसान था, पर मुश्किल फैसले लेने में हेजिटेट रहता था। रानी मैरी एंटोनी लोगों के गुस्सा का निशाना बन गई, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो पैसा बर्बाद करती है, चाहे ये सच हो या फिर बढ़ा चढ़ाकर बात बोली गई हो।
यानी एग्जैजरेशन हो। महल का लग्जरी और लोगों की भूख के बीच का कंट्रास्ट इतना बड़ा हो गया कि लोग कहने लगे राजा को हमारी कोई परवाह नहीं। इस टेंशन ने फ्रांस को एक एक्सप्लोसिव पॉइंट पर पहुंचा दिया। एनलाइटनमेंट ने लोगों के दिमाग को बदल दिया था। पॉलिटिकल इनजस्टिस ने उनके दिल में गुस्सा भर दिया था। इकोनॉमिक क्राइसिस ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो कुछ कदम उठाएं। पूरा फ्रांस एक प्रेशर कुकर बन चुका था और किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता था। एक तरफ फिलोसफर्स लोगों को सिखाते थे कि फ्रीडम उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरी तरफ सरकार उनसे रोते हुए टैक्सेस लेती थी। एक तरफ नोबल्स और क्लर्जी मज़े कर रहे थे, दूसरी तरफ कॉमन मैन यानी थर्ड स्टेट के लोग अपने बच्चों को खिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, खाना खिलाने के लिए। और तीसरी तरफ यूरोप के मॉडर्न आइडियाज़ बताते थे कि राजा की एब्सोल्यूट पावर को रोकना होगा। फ्रांस का पुराना सिस्टम, जिसको हम एंशियन रिजीम बोलते हैं, इन कॉन्ट्रडिक्शंस के नीचे दब रहा था। यह सिस्टम इतना पुराना और रिजिड था कि वो बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। ये सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जहाँ रिवॉल्यूशन इनएविटेबल हो गया। यानी ऐसा रिवॉल्यूशन जो कि नहीं रुक सकता, होना ही पड़ेगा उसको। पीपल वर थिंकिंग, पीपल वर सफरिंग, पीपल वर हंग्री। और जब आइडियाज, दर्द और गुस्सा एक साथ मिल जाते हैं तो हिस्ट्री के पेजेस हिला देते हैं। और यह हिस्ट्री इवेंट होते हैं, और वो इवेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कैसे स्टेट जनरल बुलाया गया, कैसे थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, और कैसे फ्रांस की सड़कों पर एक नई आवाज़ उठी, फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन भी दबा दो नेक्स्ट पार्ट के लिए। जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा मैं। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो आई होप मैं इसे बनाता रहूँ, और हाइप भी कर दिया करो गाइस, हाइप का भी ऑप्शन आता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।